फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। दोस्त कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, आबत रसरी जात है और शिल पर परत निशान। कहने का मतलब ये है दोस्त कि यदि आप कोशिश करेंगे लगातार तो कोई भी काम कठिन नहीं है या असंभव नहीं है जिसे आप कर नहीं पाएंगे। हर एक काम के लिए एक समय की आवश्यकता होती है, एक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिस अभ्यास के माध्यम से आप हर एक काम को आप संभव बना सकते हैं। तो इसी असंभव को संभव बनाने के लिए मैं भी आपके साथ लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ बने रहिए लगातार और अभ्यास करते रहिए। अभ्यास को कभी मत छोड़िए। कितने लोग आपको कह रहे होंगे कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अभी कंडक्ट नहीं होने वाली है, या हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही एग्ज़ाम कंडक्ट। तो यही वह समय है जब अपने आप को साइलेंट हो करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, इन बातों को पीछे छोड़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप वहाँ मेंस दे रहे हो, चाहे प्री दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए इसको बेहतर तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बात और, क्योंकि गुप्त साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक वीडियो के अंतर्गत नहीं समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो जाएंगी और इतना लंबा वीडियो आप भी देखना नहीं पसंद करेंगे और मुझे ही बनाने में परेशानी होती है। तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे गुप्त साम्राज्य का, जो एक क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए और उनकी क्या क्या योगदान रही। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी गुप्त साम्राज्य पे, उसमें हम देखेंगे कि गुप्त कला के बारे में, गुप्त प्रशासन के बारे में, गुप्त समाज के बारे में। हो सकता है कि 1-2 वीडियो और आए इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य, अब गुप्त साम्राज्य जिस परिस्थिति में स्थापित होती है भारत में, उसकी परिस्थिति थोड़ा हम बैकग्राउंड को जान लें। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर स्थापित हुआ था और एक केंद्रीकृत व्यवस्था को भी स्थापित किया था। लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य की समाप्ति होती है, जैसे ही मौर्य साम्राज्य की समाप्ति होती है, तो होता है ये कि एक राजनीतिक शून्यता वाली स्थिति आ जाती है। मतलब कोई भी ऐसे शासक या कोई भी ऐसे साम्राज्य नहीं होते हैं जो पूरे भारत को एकीकृत करके चलाए या आगे बढ़ाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया था कि कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें शक थे, पहलव थे, कुषाण थे या ग्रीक थे, और इसके बाद कुछ जो क्षेत्रीय भारत के अंदर भी छोटे छोटे राजनीतिक शक्तियां थी, वह भी जो है ना उस राजनीतिक शून्यता को भरने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग ज़्यादा दिनों तक इसे नहीं चला पाए। तो फिर उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, और यह साम्राज्य अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और भारतीय प्राचीन काल में अपने आप को स्थापित करने में काफ़ी सफलता प्राप्त किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्रोत, क्योंकि किसी भी समय को पढ़ने के लिए या किसी भी साम्राज्य या राज्य व्यवस्था को जानने के लिए कुछ पार्टिकुलर स्रोत होता है। और एक चीज़ और जो यहाँ बताना मैं भूल रहा था कि मेंस कि जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो प्राचीन भारत में खास करके, तो वहाँ आप स्रोत को लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं आपका आधार क्या है, किस आधार पे ऐसा आप कह रहे हैं, तो उनको लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। एग्जामिनर इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हम पढ़ेंगे, कुछ भारतीय साहित्य अपने देश के अंदर, कुछ जो बाहरी लोग आए थे या कुछ जो यात्रा वृत्तांत वगैरह थे, उस साहित्य के आधार पे भी हम बात करेंगे। इसमें क्या है कि साहित्यिक स्रोत में मुद्रा राक्षस देखेंगे। मुद्रा राक्षस भी गुप्त काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जानने के लिए, जिसका रचना
विशाखदत्त ने किए थे। उसके बाद हम देखेंगे देवी चंद्रगुप्तम, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो कामसूत्र है वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया, यह भी गुप्त साम्राज्य या गुप्त समय को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखेंगे। देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ बीच में जब भी आपको मौका मिले तो लाइक बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। इससे क्या होता है कि जो पढ़ाने वाले होते हैं टीचर, उनके अंदर जोश आता है, और जब जोश आता है तो जानते हैं कि काम में वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। इसलिए लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए। उसके बाद कालिदास भी उसी समय के लेखक हुए, और इनकी रचना भी गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए बहुत ही ठोस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब उसके बाद कुछ लेख है जो कुछ राजा के द्वारा लिखवाया गया था, उस लेख के आधार पे भी गुप्त साम्राज्य को हम समझेंगे। जैसे प्रयाग प्रशस्ति लेख, यह प्रयाग प्रशस्ति लेख गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए एक मील का पत्थर है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए एरन का अभिलेख है। एरन के अभिलेख से हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है ना गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम देखेंगे ताम्रपत्र अभिलेख, मुहरों पर लेख, इससे भी हमें बहुत कुछ की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे मुद्रा। अब आप कहेंगे कि मुद्रा से कैसे हमें किसी साम्राज्य या कैसे हमें किसी राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो आइए समझते हैं कि मुद्रा से हमें कैसे जानकारी मिलती है। अब देखिए, जैसे आप किसी साम्राज्य की मुद्रा को देखते हैं तो देखेंगे कि उसमें मिलावट कैसी है, सोना की मात्रा क्या है या अन्य धातु की मात्रा क्या है। तो ये देखेंगे कि जिस साम्राज्य की जो मुद्रा है, यदि सोना की मात्रा ज़्यादा है, उसकी कैरेट, जो सोना की कैरेट होती है, वो कैरेट जो है ना ज़्यादा है, इसका मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था अभी भी सुदृढ़ थी। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि आगे जाकर के सिक्के में या मुद्रे में मिलावट होने लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुका है, या राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। या आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में और कला के बारे में भी। जैसे क्या है कि गुप्त काल की कुछ मुद्रा पे जो समुद्रगुप्त है उसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो बीना बजाते हुए, तो इससे भी हमें यह जानकारी मिलती है कि कला को भी बढ़ावा दिया गया था। हाँ, बीना एक वाद्य यंत्र है जो उस समय राजा के द्वारा भी बजाया जाता था। कभी कभी आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस शासक के मुद्रा पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यह है समुद्रगुप्त। अब देखते हैं यात्रा विवरण या यात्रा वृत्तांत। बहुत सारे विदेशी जो लोग हैं या विदेशी जो यात्री है, सभी काल में जो है ना भारत आते रहे, और उनका भी जो लेख है या उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत है, उसके आधार पे भी उस काल को समझा जा सकता है। जैसे मौर्य काल में भी हम देखे थे, उसी तरह से देखेंगे कि गुप्त काल में फाहियान भी आए और वेनसांग भी आए। तो फाहियान और वेनसांग का जो लेख है, यात्रा वृत्तांत है, यह भी गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए या गुप्त समाज, गुप्त अर्थव्यवस्था, गुप्त कला, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अब ये तो था हमारा स्रोत कि कैसे हम जो है ना गुप्त साम्राज्य को समझेंगे, किस आधार पे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। साहित्यिक, लेख, मुद्रा, यात्रा। उसके बाद हम देखेंगे अब प्रमुख शासक कौन कौन हुए, और वे शासक राज्य को आगे बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में या अपने क्षेत्र को विस्तार करने में कैसे कामयाब हुए। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे श्री गुप्त के बारे में। गुप्त ही वो शासक है जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, और इनका जो समय था, इनका समय था 240 से 280 ईस्वी।
इसी बीच में श्री गुप्त ने शासन किए। अब गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है, अभी बताया आपको, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसके बारे में वर्णन भी है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें किस राजा के बारे में या किस शासक के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान देंगे कि श्री गुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वर्णन किया गया है। उसके बाद में आते हैं हम घटोत्कच पे। तो घटोत्कच का जो समय है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी, यह भी गुप्त साम्राज्य के काफी बड़े शासक थे और गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाने में इनका भी काफी योगदान रहा। पहली बार महाराजा की उपाधि धारण किए, तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। तो आइए अभी हम क्या क्या देखें, साहित्यिक स्रोत, लेख, मुद्रा, यात्रा, ये क्या है स्रोत समझने के लिए। उसके बाद हम देखें श्री गुप्त और घटोत्कच। आइए हम चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए और गुप्त साम्राज्य को बढ़ाने में आप कह सकते हैं कि इनका योगदान सबसे अधिक रहा। और बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे स्रोत से तो ये जानकारी मिलती है कि ये वास्तविक संस्थापक यही थे और ये सबसे ज़्यादा साम्राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास भी किए और अपने क्षेत्र को फैलाने का भी कोशिश किए। इनका जो समय था 319 से 335 ईसा पूर्व, 319 से 335 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, वास्तविक संस्थापक थे और गुप्त संवत भी इनके द्वारा चलाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया। तो गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम। कब चलाया था? तो 319 ईस्वी में इनके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। ये आप ध्यान दीजिएगा या ध्यान में रखिएगा। महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने सबसे पहले धारण किया था। इससे पहले गुप्त साम्राज्य में या गुप्त जितने भी शासक हुए किसी ने नहीं महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। यह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो बीच बीच में लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत होता है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर मत करिए, क्योंकि मैं बार बार कहना पड़ रहा है तो मुझे भी परेशानी हो रही है कि कैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनकी शादी भी हुई थी। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी के उपरांत राज्य और भी मजबूत हुआ या गुप्त साम्राज्य और भी अपने मजबूत स्थिति को प्राप्त करता है। अब आइए हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त तो अपने आप में और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है और ये साहित्य में भी काफ़ी रुचि रखते थे और मुद्रा पे तो एक दो जगह इनको बिना बजाते भी देखा गया है, इसीलिए इनको कविराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए इनका जो समय था समुद्रगुप्त का 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए समय के बारे में इसीलिए मैं बार बार लिखता भी और बताता भी हूँ आपको, और उस पर थोड़ा मैं जोड़ भी देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम में क्रोनोलॉजी मतलब क्रमानुसार पूछ देंगे कि बताइए गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक जो है ना हुए, और एक क्रम में दे देंगे और उनके बारे में बताएंगे कि बताइए इसका क्रम क्या है। तो ये इनका जो समय था 335 से 375 ईसा पूर्व। और विसेंट स्मिथ ये विदेशी इतिहासकार है और समुद्रगुप्त के बारे में ये कहे हैं कि ये नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किस आधार पे इन्होंने बताया है? तो नेपोलियन की तरह ये बहुत सारे युद्ध लड़े, कम ही युद्ध में इनकी पराजय हुई है। बाद बाकी जितने भी सारे युद्ध इन्होंने लड़े लगभग सभी युद्ध में इन्होंने विजय श्री को हासिल किए थे। तो विसेंट स्मिथ ने कहे हैं ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये पेपर में छोटे छोटे पेपर, यहाँ तक कि पीसीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा स्टेटमेंट दे देंगे और बताएगा कि बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है। दूसरी बात बता देंगे कि ये मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी काफी व्यवस्थित तरीके से बताया गया है कि कैसे समुद्रगुप्त ने जो आर्यावर्त की जो है ना 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। ये समझिए अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है या बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हरा करके विजय श्री को प्राप्त किए थे। किसने किए थे? तो समुद्रगुप्त ने किए थे। अब देखिए कि इस अभिलेख का किस अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति। इस अभिलेख का प्रारंभिक निर्माणकर्ता समुद्रगुप्त थे, जिसको बाद में अकबर के द्वारा कौशाम्बी से उठवा करके प्रयाग में जो है ना स्थापित करवाया गया। क्योंकि बहुत सारे भारत में अभिलेख ऐसे हैं कि जिसका जो मूल जगह था जहां राजाओं के द्वारा बनवाया गया या लिखवाया गया वहां नहीं है, उसको बाद के जो शासक हुए वे एक जगह से उठवा करके जहां उनको लगा कि यहां रखवाना चाहिए वहां वो रखवा दिए। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अकबर के द्वारा कौशाम्बी से उठवा करके इसे प्रयाग में रखवाया गया। अब इस अभिलेख पर बीरबल और जहांगीर की भी चर्चा की गई है। अब थोड़ा आइए आगे बढ़ते हैं। इस अभिलेख पर बीरबल और जहांगीर के बारे में भी वर्णन है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है क्योंकि बहुत सारे जो है ना चीजों की रचना या बहुत सारे रचना इनके द्वारा किया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता दे रहा हूं कि चंद्रगुप्त के बारे में वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। गुप्त संवत चलाया इन्होंने 319 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और समुद्रगुप्त के बारे में इनका जो समय था 335 से 375। बिसेंट ने इनको नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख भी है। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आइए देखते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था 375 ईस्वी से 415 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और इस दरमियान चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया, जिससे गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष या कह सकते हैं कि पराकाष्ठा को प्राप्त किया। और सबसे जो बड़ी उपलब्धि रही चंद्रगुप्त द्वितीय की, इन्होंने शकों को पराजित किया और इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण किया। तो यदि आप हमारा वीडियो पिछले वाला देखे होंगे मौर्य साम्राज्य वाला, तो मौर्य साम्राज्य में बताया था कि ये जो विक्रमादित्य की उपाधि थी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं धारण किया गया। भारतीय इतिहास में बहुत सारे शासक हुए जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो यह भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने भी जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। कब धारण किया? तो शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की है। और दूसरी बात, इसी समय इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब 9 ऐसे विद्वान थे जो इनको हर एक काम में इनकी सहायता करते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय भी उनसे परामर्श लेते थे। दूसरी बात, आगे बढ़िए कि फाहियान इसी के समय में भारत आया। ये वही फाहियान है जो
इनके वृतांत या इनके जो लेख के आधार पे गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। मेहरौली लौह स्तंभ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। मेहरौली का जो स्तंभ है, आप दिल्ली के आसपास ही है, दिल्ली में ही है, जब आप जाएंगे वहाँ तो देखेंगे कि गुप्त समय की जो कला है या लौह से चीज़ों को बनाने की जो कला है इतना सुदृढ़ था या इतना परिपक्व अवस्था में पहुंच गया था कि अभी भी उसमें जंग नहीं लगा है। समझिए कि आज जो है ना लगभग 1600 साल हो गया, 1600 साल के लगभग होने के बावजूद भी अभी भी उसी अवस्था में है। ये जंग रोधक चीज बनाने की भी कला उस समय विकसित हो चुकी थी। ये तो आगे चलिए पढ़ेंगे हम, जब गुप्त कला पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये प्रसंग अभी चल रहा था तो आपको मैंने ये बता दिया। अब हम पढ़ते हैं कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त, इनका जो समय था 415 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालय थे उस समय, गुप्त साम्राज्य के समय। और यहाँ पर काफ़ी विदेशी शासक या देश के भी बड़े बड़े जो विद्वान यहाँ से पढ़ करके निकले थे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। आप छोटे से एग्जाम से लेकर के आगे तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था या करवाया गया था। हून की भी आक्रमण इसी के समय में हुआ था, कुमार गुप्त के समय में। तो हूनों को पराजित करने के लिए इनके द्वारा स्कंद गुप्त को भेजा गया था, और स्कंद गुप्त ने बहुत ही बेहतर तरीके से हूनों को पराजित किया और गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। तो यही कुछ था कुमार गुप्त के बारे में। अब आइए हम देखते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। तो स्कंद गुप्त का जो समय था 455 से लेके 467 ईस्वी तक, और इन्होंने ही हूनों को पराजित किया। और दूसरी बात, सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार करवाया। यह वही सुदर्शन झील है जो मौर्य साम्राज्य में निर्माण कार्य करवाया गया था। और सुदर्शन झील को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति आए प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाए और इनको फिर से जीर्ण शीर्ण अवस्था से अच्छे अवस्था में लाने का प्रयास किए। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं विष्णुगुप्त के बारे में। विष्णुगुप्त के बारे में आपको कुछ विशेष पढ़ना नहीं है या विशेष जानकारी भी आपको हासिल करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य की जो अंतिम शासक थे ये विष्णुगुप्त थे 550 एडी में, और विष्णुगुप्त के साथ ही गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और इसकी आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो है ना कला अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, कैसे प्रशासन व्यवस्था थी, कैसा समाज था, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।